हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 90 डेज प्लानर जो परफेक्शन आईएएस का आ रहा है फ्रेंड्स, जिसमें इतिहास का है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत है। ये डे 1 टू डे 19 तक का है फ्रेंड्स। 19 दिन में ये पूरा इतिहास कंप्लीट कर देगा, जिसमें टॉपिक आधारित प्रश्न है, विस्तृत व्याख्या सहित है, एडवांस प्रश्नों का संकलन है, बीपीएससी नए पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन है और प्रतिदिन टारगेट और अभ्यास का भी है। ठीक है, और आज का टेस्ट नंबर हम देख लेंगे। आज बीपीएससी के लिए है, आज का टेस्ट नंबर है दिन। देखिए यहाँ पे क्या क्या है। दिन 1 में डे 1 में क्या होगा, यूरोपीय। डे टू पहले मैंने अपलोड कर दिया है, फिर तो जाके देख लेंगे। उसके बाद डे करके ऐसे ही 90 डेज में ये पूरा कंप्लीट कर देगा। ठीक है, आज डे 1 देख रहे हैं। इससे पहले डे 2 का मैं पहले ही अपलोड कर दी हूँ, तो डे 1 का अभी आज देख लेंगे। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और परफेक्शन आईएएस का जो लगातार टेस्ट सीरीज चल रहा है फ्रेंड्स, जो सेक्शनल टेस्ट भी है और फुल टेस्ट भी है, तो हमारा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। 1 से 5 तक का मैं करवा दी हूँ और ऐसे ही आगे धीरे धीरे करवा दूंगी। और एडुटोरिया का आधार टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स, और जुनून टेस्ट सीरीज 1 से 7 हो चुका है, और कल तक मैं जुनून का टेस्ट 8 भी अपलोड कर दूंगी, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और एडिटोरिया का करेंट कॉन्सेप्ट करके टेस्ट भी आ रहे हैं, करंट अफेयर आ रहे हैं फ्रेंड, जो कि डिटेल्स में है और प्री और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ परफेक्शन आईएएस का भी करंट हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, ठीक है, तो इसमें भारत में यूरोपियन का आगमन एवं विस्तार, भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय, भारत में 1757 टू 1856 के बीच का प्रमुख विद्रोह, ये सारे कुछ इसमें संकलित होगा। तो पहला क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन एक सुमिलित है? सुमिलित खोज रहा है फ्रेंड्स। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली पराजित हुए, तो गलत है फ्रेंड्स, हैदर अली जीत गए थे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित नहीं किया था फ्रेंड्स, और हैदर अली की द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान में विजयी हुआ और अपने भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। तो फ्रेंड्स, ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, जिसमें जो टीपू सुल्तान का जो राजधानी था, उनका जो किला था, उस श्रीरंगपट्टनम, उनको देना पड़ा था अंग्रेज को, और अपने बेटे को भी देना पड़ गया था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ था, तो टीपू अंग्रेजों द्वारा पराजित किया गया और युद्ध के दौरान मारा गया। जो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी फ्रेंड्स, तो ये सही है। ठीक है, वही आपका डिटेल्स में यहाँ पे दिया हुआ है, और जो मैंने आपको अभी बाय द ऐसे ही बता दिया है। तो 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की पराजय हुई थी और टीपू सुल्तान युद्ध में मारा गया था। और इस समय कंपनी के गवर्नर जनरल कौन थे फ्रेंड्स, तो वेलेस्ली थे। लॉर्ड वेलेस्ली 1800 ईस्वी में सिपाहियों को प्रशिक्षित करने के लिए कलकत्ता में पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। यह स्वयं बंगाल का शेर कहता था कि मैं बंगाल का शेर हूँ। कौन कहता था, तो वेलेस्ली कहलवाता था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को हराया था। ठीक है, और था तथा अंग्रेज विवश होकर 4 अप्रैल 1769 में हैदर अली के साथ मद्रास की संधि हुई थी। दूसरे में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली को अंग्रेजों ने पोर्टो नोवा के युद्ध में पराजित किया था, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया था, एवं 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, और उसके अनुसार टीपू को अपना आधा राज्य तथा 3 करोड़ रुपये युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए देना पड़ गया था। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कारण भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया था? तो कच्चे माल की आवश्यकता, ये भी है। कृषि में निवेश कम लाभ सिद्ध होना और पुनर्जागरण का अभ्युदय, तो इसमें से एक से अधिक हो गया था। भारत में यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों के आगमन के निम्नलिखित कारण थे। पहला है पुनर्जागरण का अभ्युदय, दूसरा था कृषि में निवेश कम लाभ वाला सिद्ध होना, कच्चे माल की आवश्यकता, नवीन बाजारों की प्राप्ति एवं विस्तार, पूर्व की धन संपदा का आकर्षण, ईसाई मत के प्रसार की उत्कृष्ट इच्छा, यूरोप में पुरातन व्यवस्था सामंतवाद के स्थान पर नवीन व्यवस्था पूंजीवाद को आना। तो ये सभी ध्यान रखेंगे। एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछते कोई पता नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए डिटेल्स भी इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत कथन को चुनना है।
तो यहाँ पे कि देख लेते हैं क्या है। तो पुर्तगालियों ने कालीकट पहुंचने का समय वहाँ का शासक जमूरियन था, तो ये सही है फ्रेंड्स। और 1510 में पुर्तगालियों ने द्वीप पर अधिकार कर लिया था, तो नहीं फ्रेंड्स, द्वीप पे नहीं अधिकार किया था, ये गोवा पे अधिकार किया था। ठीक है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क नहीं थे फ्रेंड्स, ये अल्मेडा जी थी, तो ये भी गलत हो गया था। और उपयुक्त में से सभी, तो इसमें सत्य कथन सिर्फ पहला है, दूसरा तीसरा दोनों गलती है। देख लेते हैं इसमें क्या है, मैंने तो वो बोला है जी, पहला ही सही है फ्रेंड्स, एक सही है। 1509 में पुर्तगालियों ने मिस्र के शासक ममलूक द्वारा भेजे गए जहाजी बेड़ों को पराजित कर द्वीप पे अधिकार जमा लिया था। उन्होंने 1510 में गोवा पे अधिकार किया था और अपने प्रशासनिक केंद्र बनाया था। फ्रांसिस्को दी अल्मेडा भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिसने भारत में पुर्तगाली गवर्नर के रूप में अल्मेडा का स्थान लिया, के पास अधिक बड़ी एवं व्यापारिक रणनीति थी और वे दूसरा गवर्नर थे। ध्यान रखिएगा। प्रथम पुर्तगाली तथा प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा 90 दिन की समुद्री यात्रा कर 1498 में कालीकट के समुद्री तट पे पहुंचे थे और कालीकट का तत्कालीन शासक जमूरियन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। फ्रेंड्स, यहाँ पे तो स्वागत बोलता है, लेकिन आप एक्सपेक्ट्रम अगर बुक पढ़ेंगे ना तो उसमें लिखता है कि वास्को डी गामा और जमूरियन के बीच में शत्रुता थी, कोई स्वागत नहीं किया था। लेकिन हर जगह पे ये सुनने को मिलता है कि स्वागत किए हैं, और घटना चक्र में भी स्वागत ही बोलता है, तो हम इसी को ही फैक्ट मानते हैं। लेकिन आपको स्पेक्ट्रम में जरूर एक लाइन मिल जाएगा कि स्वागत नहीं किया था, मतलब जमूरियन के साथ जमूरियन उसके सपोर्ट में नहीं थे। अल्फांसो द अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और उसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है डचों के पतन के निम्नलिखित कारणों पर विचार करना है और सत्य कारण को चुनना है। तो इसमें क्या है देख लेते हैं इसका। तो निजी व्यापार में अधिक सक्रियता, संसाधनों का अभाव और अधिकारियों की उपेक्षा नीति, तो तीनों है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रांसीसियों के भारत आगमन से संबंधित निम्नलिखित में से कथन कौन सा असत्य है। तो फ्रांसीसी कंपनी पूर्णतः राज्याधीन थी। दूसरा है असत्य पूछ रहा है, तो ये तो सही था। और 1667 में फ्रांसीसी काल्बर्ट की अध्यक्षता में एक अभियान दल भारत और आया था, और तो ये गलत है फ्रेंड्स। ठीक है, उन्होंने अपना पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया था, तो ये सही है। आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि असत्य कथन पूछ रहा था। लुईस 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी इतिहास में कई युगांतरकारी घटनाओं के क्रम में उनके एक मंत्री काल्बर्ट द्वारा 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। 1667 में फ्रांसीसी केरान की अध्यक्षता में एक अभियान दल भारत पहुंचा था और 1668 में इस दल ने सूरत में अपनी पहला कारखाना स्थापित किया था। तो पहला तो ये गलत, काल्बर्ट आए थे, लेकिन कब आए थे फ्रेंड्स, तो वो काल्बर्ट एक अभियान दल भारत आया था, तो ये 67 में नहीं 68 में पहुंचा था। ठीक है, और केरान के अध्यक्षता में आया था। लेकिन अगर फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना पूछा जाए तो 1664 में हुआ था काल्बर्ट द्वारा। नेक्स्ट है भारत में विभिन्न यूरोपीय शक्तियों के आगमन की सही क्रम है, क्या है, इसमें सी होगा। पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, फिर डेन और फ्रांसीसी। आंसर सी। पुर्तगाली 1498 में आए थे, वास्को डी गामा आए थे पहली बार। डच 1596 में कार्नेलियस और हडहस्तामान, और अंग्रेज आए थे 1600 ईस्वी में। डेन आए थे 1616 ईस्वी में, और फ्रेंच 1664 ईस्वी में आए थे। तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी, ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट है प्लासी युद्ध से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या होगा, 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था, तो ये सही है। मीर जाफर एवं दुर्लभ राय नवाबों के सेनापति थे, तो ये भी सही है। युद्ध पश्चात मीर जाफर बंगाल का नया नवाब बनाया गया था, तो ये भी सही है। तो आंसर होगा, इसमें असत्य पूछ रहा, तो आंसर हो जाएगा डी, इसमें कोई भी असत्य नहीं है। और मीर जाफर ने ही क्या किया था फ्रेंड्स, तो बंगाल के नवाब के साथ धोखाधड़ी किया था।
प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के बीच में हुई थी। नवाब के बड़े बड़े सेनानायक मीर जाफर और दुर्लभ राय विश्वासघात के कारण वह युद्ध के क्षेत्र से अपनी जान बचाकर भाग गए थे। क्लाइव ने मीर जाफर को नया नवाब बनाया था। यह सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता का उपहार था। नेक्स्ट है मीर जाफर के नवाब बनते ही अंग्रेजों को निम्नलिखित में से क्या लाभ प्राप्त हुआ था? तो बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की मुक्त व्यापार की अनुमति, तो ये सही है। कलकत्ता के पास 24 परगना की जमींदारें मिली थी, तो ये भी सही है। और निजी व्यापार में कर छूट की, तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है सूची मिलान करना है फ्रेंड्स, सूची 1 और सूची 2 में। और अगर इसमें आपको एक भी आता होगा ना तो आप इसको आराम से बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो सगौली की संधि कहाँ हुई थी फ्रेंड्स? तो सगौली की संधि भारत और नेपाल के बीच में हुई थी, तो ये ध्यान रखेंगे। और 15 सगौली की संधि भारत और नेपाल के बीच में हुई थी। यांडवू की संधि, तो यांडवू की संधि आंग्ल बर्मा में। लहासा की संधि तो आंग्ल और तिब्बत। और गंडमम की संधि आंग्ल और अफगान में हुई थी। तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, सगौली की संधि मार्च 1816 में हुई थी फ्रेंड्स। और इसके बाद यांडबू की संधि 24 फरवरी 1826 में हुई थी। और नेक्स्ट है यहाँ पे गंडवम की संधि, तो गंडवम की संधि 1879 में हुई थी, तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। और लहासा की संधि ये कब हुई थी फ्रेंड्स? लहासा की संधि, इस संधि के अंग्रेजों और तिब्बत के बीच में युद्ध की समाप्ति और उनमें से निम्नलिखित प्रावधान किए गए थे, तो ये सारे कुछ है। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और पहला है सही कथन को चुनना है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में इंग्लैंड की शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम से व्यापार का करने का चार्टर प्राप्त किया था, तो ये सही है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से स्थापित संयुक्त स्कॉट कंपनी थी, तो ये भी सही है। तो दोनों सही है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी। पहला कथन सही है। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर हासिल किया था, जिससे इसे पूर्वी के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार मिल गया था। दूसरा कथन भी सही है। यह ईस्ट इंडिया इंडीज के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से स्थापित एक संयुक्त स्टॉक कंपनी थी। और कंपनी शुरू में समुद्री दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार करने के लिए तैयार थी, लेकिन उससे चीन और भारत के साथ व्यापार करना बंद कर दिया था। इससे मूल रूप से ईस्ट इंडीज में व्यापार करने वाले लंदन के व्यापारियों के गवर्नर और कंपनियों के रूप में चार्टेड किया गया था। इसे शेयरों पर ब्रिटेन के कुलीन और अमीर व्यापारियों का स्वामित्व था। नेक्स्ट है भारत में ब्रिटिश व्यापार के विस्तार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनना है। तो देख लेते हैं कौन सा है। तो कैप्टन हाकिंस 1608 में कलकत्ता में एक फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति लेने के लिए मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में गए थे, तो ये गलत है फ्रेंड्स। ये कलकत्ता में नहीं गए थे फ्रेंड्स, ये सूरत के लिए गए थे और ये उनको मिला भी नहीं था, तो ये गलत हो गया। टॉमस रो ने सूरत में पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की थी, तो ये सही है। तो 1615 में इनको मिल गया था। ठीक है, तो दूसरा सही है, पहला गलत है। ठीक है, जो हमने अभी पढ़ लिया है फ्रेंड्स, तो उसे बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। 1613 में जहांगीर ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में अपने पहला व्यापार केंद्र स्थापित करने की अनुमति देने वाला फरमान जारी कर दिया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। तो कासिम बाजार भारत में फ्रांसीसी शक्ति का प्रमुख केंद्र था, तो ये गलत है फ्रेंड्स। और पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री फ्रैंको कैरो द्वारा सूरत में स्थापित की गई थी, तो ये सही है फ्रेंड्स। आंसर हो जाएगा बी। पहला कथन गलत है। पहला कथन गलत है, क्यों? क्योंकि 1673 में वली कोडापुरम बीजापुर सुल्तान के अधीन के गवर्नर शेर खां लोधी ने मसूलीपट्टनम कारखाने के निदेशक फ्रेंकोइस मर्टिन को बसने के लिए एक जगह दी थी। पांडिचेरी की स्थापना 1674 में हुई थी। ठीक है, 1674 में उसी वर्ष फ्रेंकोइस मार्टिन ने फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में कैरो का स्थान लिया था और पांडिचेरी भारत में फ्रांसीसी शक्ति का प्रमुख केंद्र बन गया था। ठीक है, नेक्स्ट है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित करना है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या सही है, तो वो देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए।
जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। सूरत में कारखाने की स्थापना 1613 में हुई थी फ्रेंड्स। और विलियम हॉकिंस का आगमन 1608 में हुआ था फ्रेंड्स। 1608 में विलियम हॉकिंस के आए थे फ्रेंड्स। और टॉमस रो 1615 में आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला काल, ये तो गलत बता रहा है फ्रेंड्स, ये नहीं होना चाहिए क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में हुआ था। 1609 में विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आए थे। कभी 1609 कभी 1608 भी कहीं कहीं मिल जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे। 1611 में कैप्टन मिल्टन को सूरत के मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति मिली थी। और 1613 में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थायी कारखाना स्थापित किया गया था। 1615 में राजा जेम्स प्रथम के राजदूत टॉमस रॉ जहांगीर के दरबार में आए थे। 1618 तक राजदूत अंतर्देशीय टोल से छूट के साथ मुक्त व्यापार करने की पुष्टि करने वाले 2 फरमान सम्राट और राजकुमार खुर्रम से एक प्राप्त करने में सफल हो गए थे। 1616 में कंपनी ने मसूलीपट्टम में अपना पहला कारखाना स्थापित कर दिया था। तो यहाँ बोल रहा है कि ये सही है। तो पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो है, सूरत के कारखाना तो 1613 ईस्वी में हुई ना फ्रेंड्स। सूरत की तो फ्रेंड्स हमें तो यहाँ लग रहा है कि 1 3 2 4 होना चाहिए और यहाँ पे ए दिया है। ठीक है, तो आंसर इसमें क्या बताएं, यहाँ पे स्टार होना चाहिए क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में आई थी। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त किए थे, तो ये सही है। और कब हुआ था? तो 1793 में हुई थी। उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, तो ये भी सही है फ्रेंड्स। और ये सहायक संधि जो 1798 में 98 से स्टार्ट हुई थी, जो हैदराबाद में पहला सहायक संधि किया था लॉर्ड वेलेस्ली का। सर जॉन सौर आंग्ल नेपाल युद्ध, तो आंग्ल नेपाल युद्ध में जॉन सौर नहीं थे, आंग्ल बर्मा जॉन सौर नहीं फ्रेंड्स, आंग्ल नेपाल युद्ध में नहीं थे, तो ये गलत है। और लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो ये सही है, तो सी आंसर है, इसमें गलत वही था। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 के समय तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग थे। इस युद्ध के 1816 में सुगौली की संधि हुई थी, तो 1816 में ही सुगौली की संधि हुई थी फ्रेंड्स, तो यहाँ ध्यान रखेंगे। और 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त की लागू किया था। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ था और इसमें मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया गया था, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं। स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटर, तो बिल्कुल गलत। स्थानीय स्वशासन रिपन को माना जाता है। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली, तो सही है। अराज अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी, तो ये भी सही है। अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस, तो ये भी सही है। तो यहाँ देख लेते हैं, हाँ ये सही हो गया फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ए, पहला गलत है। रिपन अस्थायी स्वशासन की शुरुआत किए थे। वेलेस्ली सहायक संधि, लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध एवं सुगौली की संधि, लॉर्ड विलिंगटन पूना पैक्ट, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय होम रूल लीग के गठन, लॉर्ड बेवेल कैबिनेट मिशन का भारत आगमन और लॉर्ड चेम्सफोर्ड शिक्षा पर सैंडलर आयोग की नियुक्ति हुई थी, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है लॉर्ड एल्गिन के बाद 1899 में लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय बनकर आए। भारत में उनका कार्यकाल काफ़ी उथल पुथल रहा है। कर्जन के भारत विरोध कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण 1905 में बंगाल विभाजन था। दूसरी ओर उसने अनेक सुधारात्मक एवं विकासात्मक कार्य भी किए और निम्न में से कौन सा कार्य कर्जन द्वारा नहीं किया गया था? तो क्या नहीं किया गया फ्रेंड्स? तो आंसर हो जाएगा सी, सर कॉलिंग स्कॉट मानक्रिक की अध्यक्षता में अकाल आयोग की गठन किया था, तो गलत है। और क्या क्या हुआ था? तो सर एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग की स्थापना हुई थी, तो ये सही है। सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग के गठन हुआ था, तो ये भी सही है। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम जो 1904 में हुआ था, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी, तो ये भी सही है। तो सी होगा गलत, क्योंकि गलत ही पूछ रहा था। कर्जन ने 1899 से 1900 में बंगाल में पड़े अकाल एवं सूखे की समीक्षा के लिए सर एंटनी मैकडॉनेल की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की थी, तो ये गलत हो गया। पहला ही मतलब ये इसका यहाँ पे स्कॉट मानिक्रिक बोला था, तो ये गलत था। यहाँ पे एंटनी मैकडॉनेल होता।
ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने वारकुनाला प्रेस एक्ट के का प्रवर्तन किया था? तो ए लिट्टन ने। और कब हुआ था फिर? तो 1878 में हुआ था, ठीक है, 1878 में। और रिपन क्या है? तो रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। लॉर्ड कर्जन, तो कर्जन ने किरकिरा किया था, 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया था। और लॉर्ड हेस्टिंग, जो लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में सुगौली की संधि, जो आंग्ल नेपाल युद्ध और आंग्ल मराठा युद्ध जो तृतीय हुआ था, उसके टाइम में हुआ था, तो ध्यान रखेंगे। ये डिस्क्रिप्शन भी पढ़ लेते हैं। तो हाँ देखिए फ्रेंड्स, 1878 में लॉर्ड लिट्टन ने वारकुनाला प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था। लेकिन अगर इसे समाप्त करने के लिए पूछे ना फ्रेंड्स, तो इसका समाप्त किया था रिपन ने। वारकुनाला प्रेस एक्ट को समाप्त किसने किया था? तो रिपन ने किया था। इस एक्ट का उद्देश्य भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना, राजद्रोह लेखकों को दबाना एवं ऐसे प्रयास करना जिससे समाचार पत्रों को संपादन को दंडित किया जा सके। लॉर्ड रिपन ने 1882 में इसे खत्म कर दिया था। देखिए फ्रेंड्स, ये आ गया। प्रेस विकास ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को गति प्रदान करने तथा लोगों को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह किया था। लिट्टन ने 1877 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के कैसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था और दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स कि जो रानी विक्टोरिया थे उनको कैसर-ए-हिंद कब दिया गया था? तो ये ऑप्शन में सबसे पहले ये आ जाएंगे कि 1858 में, 1857, 1858 ऐसे करके आएंगे, क्योंकि 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुई थी ना, उसके बाद हमारा जो भारत है तो क्राउन के हाथ में आ गया था, तो लोग ज़्यादातर दिमाग में वही आ जाता है कि उसी टाइम ये हुआ होगा। तो नहीं है फ्रेंड्स, कैसर-ए-हिंद की जो महारानी विक्टोरिया को मिला था 1877 में मिला था, दिल्ली के दरबार में मिला था, तो ये जरूर ध्यान रखेंगे। और लिट्टन के टाइम में ये हुआ था। नेक्स्ट है, 1878 में उसने भारतीय सशस्त्र अधिनियम पारित करवाया था। साहित्य के इतिहास में से ओवन मेरिडिथ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सत्य कथन को चुनना है। तो लॉर्ड रिपन ने वारकुनाला प्रेस एक्ट को समाप्त कर समाचार पत्रों की स्वतंत्रता की बहाल की थी, तो ये सही है। रिपन के कार्यकाल में ही प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 पारित किया गया था। इस कानून के अंतर्गत जिस कारखाने में 100 से अधिक श्रमिक कार्य करते हों, वहाँ 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर दोनों सही है लग रहा है मुझे फ्रेंड्स। जी दोनों सही है फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा सी। और रिपन के कार्यकाल स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है। इसके कार्यकाल में 1882 में स्थानीय स्वशासन संबंधी सरकारी प्रस्ताव पास हुआ था। 4 वर्षों के कार्यकाल में इन्होंने अन्य महत्वपूर्ण कार्य किए थे। क्या क्या किए हैं तो वो देख लेते हैं। अफगानिस्तान से संधि 1881 में, वारकुनाला प्रेस एक्ट रद्द करना तो 1882 में, श्रमिक सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम पारित करना तो 1881 में, मैसूर के शासक को गद्दी वापस, नियमित जनगणना शुरुआत की थी 1881 से, हंटर आयोग की नियुक्ति हुई थी 1882 में, फोरेल नाइटिंगेल ने रिपन को कार्यों को देखते हुए उन्हें भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। तो ये क्वेश्चन पूछ देता है कि किसे भारत के उद्धारक के नाम से जाना जाता है, तो ये रिपन को। और किसने कहा था? तो फोरेल नाइटिंगेल कहे थे। तो ये ध्यान रखिएगा। ये सब फ्रेंड्स आपको वन सिंगल क्वेश्चन में भी आ जाएंगे, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन यह समझता था कि 1836 में भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा और शांति के लिए सर्वाधिक खतरा रूसी अभिकल्पना डिजाइन थी? तो किसने कहा था? तो लॉर्ड ऑकलैंड ने, ठीक है। लॉर्ड ऑकलैंड सन 1836 में भारत का गवर्नर जनरल बने। उसने ब्रिटिश शासन की सुरक्षा के लिए रूसी साम्राज्य को खतरे के रूप में देखा था। इसी को ध्यान में रखते उसने अफगानिस्तान की नीति में हस्तक्षेप करके उसका उपयोग बफर क्षेत्र के रूप में करने का निर्णय लिया था। शुजा को काबुल की सत्ता पे काबिज करने का प्रयास प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो 1838 से 42 किया, परंतु वह असफल रह गया था। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय जनगणना कब हुआ था फ्रेंड्स? इसमें सही उत्तर खोजना है। तो 1872 में पहली बार हुई थी, तो ये सही है फ्रेंड्स। और 1881 में नियमित रूप से हुआ था, तो ये भी सही है। पंचवर्षीय अभ्यास के रूप में हमेशा की जाती है, तो गलत है फ्रेंड्स, ये 10 सालों पे होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी।
ब्रिटिश इंडिया के प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो, और मेयो के क्या हुआ था फ्रेंड्स, तो मेयो ऐसे भारत का गवर्नर जनरल थे कि उनको कार्यकाल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। अंडमान निकोबार में एक जो जेलर, एक जो कैदी थे, उन्होंने उसका मृत्यु कर मतलब मार दिए थे, हत्या कर दिए थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये पूछता है। और प्रथम जनगणना मेयो ने ही स्टार्ट करवाए थे। कार्यकाल में 1872 में की गई थी। रिपन के कार्यकाल में 1881 के बाद जनगणना नियमित रूप से की जाने लगी। 1947 में स्वतंत्रता के बाद 1951 में जनगणना प्रति 10 वर्ष, ठीक है, ध्यान रखिएगा, के अंतराल पर होती है और गृह मंत्रालय के अधीन रजिस्टर जनरल एवं जनगणना आयुक्त द्वारा जनगणना की जाती है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, किस वायसराय ने यह कहा कि अगर गांधी न होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। तो किसने कहा था फ्रेंड्स, किसका आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड विलिंगटन ने। लॉर्ड विलिंगटन ने 1933 में, कब, 1933 में अपने पत्र में कहा था कि अगर गांधी न होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। गांधी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कहा था कि भारतीय मैदान में बुनकरों की हड्डियां बिखरी हुई दिखाई देती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स, किसने क्या कहा था, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या कहा था, लॉर्ड विलिंगटन ने क्या कहा था। तो लॉर्ड विलिंगटन ने कहा था अगर गांधी न होते तो दुनिया वाकई खूबसूरत होती। अब विलिंगटन ने कहा था भारतीय मैदानों में बुनकरों की हड्डियां बिखरी दिखाई पड़ती है। तो ये सब भी ध्यान रखेंगे, ये सब पूछता है फ्रेंड्स। लॉर्ड कर्जन के कहे थे, तो राज कर्जन ने कहा था अंग्रेज धीरे धीरे लड़खड़ा रही है। अंग्रेज नहीं फ्रेंड्स, माफ कीजिएगा, कांग्रेस धीरे धीरे लड़खा कर गिर रही है और भारत में रहते हुए मेरी यह बहुत बड़ी आकांक्षा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायक बनूं। तो ये बहुत बार पूछा हुआ है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये आपको आप घटना चक्र पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। एक लॉर्ड एलिगन द्वितीय ने क्या कहा था कि हिंदुस्तान तलवारों के बल पर ही जीता गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। तो लॉर्ड एलिगन ने कहा था। लॉर्ड विलिंगटन ने क्या कहा था फ्रेंड्स, तो 1931 से 1936 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को बेरहमी से दबा दिया गया है और उसके दौरान में तीसरे गोलमेज सम्मेलन सविनय अवज्ञा सांप्रदायिक पंचायत पूना संधि, भारत का वर्मा से अलग होना इत्यादि हुआ था। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया एक्ट के विरोध में इस्तीफा देकर जब वह इंग्लैंड पहुंचा तो बर्फ द्वारा उस पर महाभियोग लगाया गया था। और उपयुक्त कथन किस गवर्नर जनरल के बारे में कहा गया है, तो सी, वारेन हेस्टिंग। और वारेन हेस्टिंग एक ऐसा गवर्नर जनरल थे फ्रेंड्स, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और वारेन हेस्टिंग ऐसे गवर्नर जनरल थे कि उन पे महाभियोग लगाया गया था और बाकी किसी पे भी नहीं लगाया गया है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, पूछता है एग्जाम में, मिल जाएगा आपको क्वेश्चन बैंक में। तो कार्यकाल खत्म होने के पश्चात वारेन हेस्टिंग 1772 से 1785 पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग चलाया गया था। इसके कार्यकाल में निम्नलिखित कार्य हुए थे। क्या क्या हुए थे, तो ये देख लेते हैं फ्रेंड्स। 1772 में बंगाल में द्वैत शासन का अंत हो गया था और लगाया किसने था फ्रेंड्स, तो द्वैत शासन को क्लाइव ने लगाया था। और अगर समाप्त करने का पूछे तो वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किए थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 में, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। 1784 में ईस्ट इंडिया एक्ट आया था। कलकत्ता में एक सरकारी टकसाल की स्थापना की गई थी। तो ये भी ध्यान रखेंगे वारेन हेस्टिंग में क्या क्या हुआ था। नेक्स्ट है, वह भारत पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले वायसराय थे और उनके कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। जैसे में वह सरकार अधिनियम 1935 लागू हुआ, आज़ाद हिंद फौज की नींव रखी, अगस्त प्रस्ताव और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। तो ये लॉर्ड लिंथगो के बारे में कहा गया है फ्रेंड्स, देख लेते हैं आंसर। जी बिल्कुल, लॉर्ड लिंथगो के बारे में ही है। तो लॉर्ड लिंथगो 1936 से 44 तक भारत के वायसराय थे और यह 8 साल की अवधि के वायसराय के रूप में उनका सबसे लंबा शासनकाल था। इस अवधि के दौरान भारत सरकार अधिनियम 1935 के कुछ भाग और 1937 में लागू किया गया था। तो ध्यान रखेंगे, ये पूछ लेता है फ्रेंड्स कि जब भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में कौन थे वायसराय, तो लॉर्ड लिंथगो थे, इसलिए गो ऐसे करके याद कीजिएगा। नेक्स्ट, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें।
और इसमें कोड सही घटना काला अनुक्रमण द्वारा क्रम से बताया गया है। तो व्यापकगत का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, अवध का विलय किया गया, भारत में पहली रेलवे लाइन का उद्घाटन और वुड्स एजुकेशन डिस्पैच हुआ था। तो आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स, वर्ष 1948 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़प का सिद्धांत पेश किया गया। इसका मतलब कि किसी भी रियासत के शासक जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश द्वारा शासित है के पास कोई कानूनी पुरुष उत्तराधिकार नहीं है तो उसका राज ब्रिटिश द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा। फिर कथन 2 में क्या है, तो 27 फरवरी 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने कथित आंतरिक कुशासन के आधार पर वाजिद अली शाह को पदच्युत करने का आदेश दिया और यह डलहौजी के हड़प सिद्धांतों के अनुरूप था, जिसमें यदि कुशासन भी हो तो अंग्रेजी किसी राज्य पर कब्जा कर लेते थे। फरवरी 1856 में अवध साम्राज्य पर विलय कब्जा कर लिया था। यह 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेलवे का निर्माण किया था। 1853 में बॉम्बे और ठाणे को जोड़ने वाली पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी। रेलवे को अक्सर ब्रिटिश शासन के तहत आधुनिकीकरण के एक मार्ग के रूप में देखा गया है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और 1854 में चार्ल्ड बुश डिस्पैच भारत के लिए शैक्षणिक प्रणाली पर एक प्रेस ऑपरेशन तैयार किया गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना, इसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, बुश डिस्पैच को, तो बुश डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना काटा माना जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ये मेंस में भी आपको लिखना होगा। और माना जाने वाला यह दस्तावेज भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए पहली व्यापक योजना थी, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरलों द्वारा की गई कार्रवाई के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। फ्रेंड्स, आपको एक बात बता देती हूँ कि जो गवर्नर और गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में जो अभी हम पढ़ रहे हैं, तो घटना चक्र जो हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का है, उसमें ये पार्ट मैं ऑलरेडी बहुत पहले करवाती हूँ, तो जाकर के अगर वो नहीं देखे होंगे तो वो जाकर देख लीजिए। उसमें जितनी भी गवर्नर जनरल है, भारत का गवर्नर जनरल या फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, जो भी काम किए हैं ना, और जो पूछा हुआ क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएगा घटना चक्र में, तो वहाँ जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा फ्रेंड्स। मॉडर्न हिस्ट्री में ये डाला हुआ होगा। तो इसमें क्या था, गवर्नर जनरल और कार्य के बारे में देख लेते हैं। विलियम बेटिक, हाँ, इसमें क्या पूछ रहा है कि सही सुमेलित, कितने सही सुमेलित हैं, यहाँ पे ये देखेंगे तो कितने सही सुमेलित थे फ्रेंड्स। तो विलियम बेटिक ने क्या किया था, तो सती प्रथा का निषेध किया था, तो जी बिल्कुल सही है। ये कब हुआ था फ्रेंड्स, 1829 में हुआ था, और उस टाइम विलियम बेटिक वायसराय थे। एलन बरो भारतीय रेलवे का जनक, तो गलत है फ्रेंड्स, एलन बरो ने भारतीय रेलवे का जनक नहीं, ये डलहौजी के टाइम में हुआ था, जो अभी हमने देखा था। डलहौजी विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम, तो ये भी गलत है। और वेस्ले ठाणे का ठगों का दमन, तो वेस्ले तो नहीं थे फ्रेंड्स, ठगों की दमन और स्लीमेन करके नाम था, देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय अमानवीय सती प्रथा के खिलाफ एक दृढ़ योद्धा, और 1829 में लॉर्ड विलियम बेटिक ने सती प्रथा का अधिनियम पारित किया था, तो ये पहला सही था। लॉर्ड एलन बरो ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था, ठीक है, और यहाँ पे दास प्रथा नहीं है फ्रेंड्स, तो वो गलत हुआ था। और 1843 में भारतीय दासता अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के तहत ब्रिटिश भारत में पारित एक अधिनियम था, तो दूसरा गलत है। 26 जुलाई 1856 को अधिनियम हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल तक भारत के सभी न्यायालय हिंदू विधवा पूर्ण विवाह को वैध मनाया था। इसका मसौदा डलहौजी द्वारा तैयार किया गया था और लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। तो हाँ, यहाँ पे डलहौजी बोल रहा है फ्रेंड्स, ये तो डलहौजी के टाइम में पारित नहीं हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। डलहौजी के टाइम में सिर्फ मसौदा तैयार हुई थी, तो ये मान सकते हैं, ठीक है। और ये पारित बोलेगा तो पारित कैनिंग के टाइम में हुआ था, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एग्जाम में ऐसे कन्फ्यूजन कर देते हैं। और ठग चोर वंशागुनत हत्यारे थे, जो जिनका पेशा को धोखा देना और पगड़ी या रुमाल से उनका गला घोंट कर हत्या कर देना था, जो पूरे भारत में गिरोह के रूप में घूम रहे थे। ठगों का दमन वेलेस्ली नहीं किए थे, लॉर्ड विलियम बेटिक ने किया था। और उन्होंने किसको नियुक्त किया था फ्रेंड, तो स्लीमैन का नियुक्त किया था, तो ध्यान रखिएगा, स्लीमैन का ठगों का अंत किए थे और विलियम बेटिक के टाइम में ही हुआ था, तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, विलियम बेटिक द्वारा
किए गए प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, उन्होंने RA वर्ड्स के तहत उत्तर पश्चिम प्रांत की राजस्व बस्तियों का शुभारंभ किया था, और इसमें गलत कथन को चुनना है, तो वो सही है। और दूसरा है, उच्च और निचली अदालतों में फारसी का स्थान स्थानीय भाषाओं ने ले लिया था, तो ये भी सही है। गलत क्या है फ्रेंड्स, तो नहीं, ये गलत है फ्रेंड्स। और उसने अपील की प्रांतीय अदालत को समाप्त कर दिया था, तो ये सही है। तो इसमें गलत पूछ रहा था, तो सी गलत है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत में न्यायपालिका के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें सही कथन को चुनना है। तो फ्रेंड्स, सही कथन देख लेते हैं कौन सी है। तो जिला दीवानी अदालतों वारेन हेस्टिंग द्वारा बनाई गई और कलेक्टर के अधीन रखी गई थी, तो ये सही है। कॉर्नवालिस ने भारत में यूरोपीय निवासियों को स्थानीय न्यायिक प्राधिकरण के अधीन रखा था, तो ये भी सही है। विलियम बेंटिक ने भारतीय कानून को के संहिताकार के लिए एक विधि आयोग की स्थापना की थी, तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, ये सारे जितने भी हैं ना फ्रेंड्स, ये हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप जरूर चेक कर देंगे। उसमें शीर्षक ही होगा गवर्नर जनरल वायसराय, और भारत का गवर्नर जो गवर्नर जनरल का है, और आप जाकर देख लेंगे। उसमें अगर एक बार अच्छे से सुन लेंगे ना, तो सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। और निम्नलिखित कथन युग्मों पर विचार करना है, और यहाँ पे गवर्नर जनरल महत्वपूर्ण घटना है। तो मेक्टॉफ यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो गलत कथन को चुनना है। कितनी गलत कथन है वो पूछ रहा है। तो लॉर्ड मेक्टॉफ प्रेस से प्रतिबंध हटाने वाला नया प्रेस कानून। वेलेस्ली क्या किए थे, तो साम्राज्य निर्माण के लिए सहायक गठबंधन प्रणाली का उपयोग किए थे, तो ये सही है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में दोहरी शासन शुरुआत की थी, तो ये भी सही है। और लॉर्ड हेस्टिंग एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, तो गलत पूछ रहा है, तो इसमें आंसर हो जाएगा एक। सिर्फ एक गलत है फ्रेंड्स, बाकी सभी सही है। लॉर्ड मेक्टॉफ ने 1835 से 36 में तक गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था, और उन्होंने 1823 में अप्रिय अध्यादेश को निरस्त कर दिया और भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता की उपाधि धारण की थी। तो ये भी पूछता है कि भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता किसे माना जाता है, तो मेक्टॉफ को माना जाता है फ्रेंड्स। 1835 में नए प्रेस अधिनियम के तहत एक मुद्रक प्रकाशन को किसी प्रकाशन के अनुसार एक सटीक विवरण देना होगा, और यदि इसी तरह की घोषणा की आवश्यकता हो तो कामकाज बंद करना होगा। उदार प्रेस नीति का परिणाम समाचारों पत्रों का तीव्र विकास था, और इस प्रकार मेक्टॉफ ने भारत में प्रेस पर लगे प्रतिबंधों को हटाते हुए नया प्रेस कानून पेश किया था, तो पहला सही हो गया। और दूसरा गलत कौन सा है ये देख लेते हैं फ्रेंड्स। 1798 से 1805 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में साम्राज्य बनाने के लिए सहायक गठबंधन प्रणाली का उपयोग किया था, तो वो तो सही था। तीसरा है, एक मिनट फ्रेंड्स, ये सिस्टम काम नहीं कर रहा है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स, और कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम भी है फ्रेंड्स, तो टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें 3 सही है, एक गलत है, जिसमें लॉर्ड हेस्टिंग के एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था, तो वो गलत है फ्रेंड्स। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना महत्वपूर्ण घटना वारेन हेस्टिंग का नहीं है, के काल का नहीं है। इस दौरान 1773 से 85 तक गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था, वो उस टाइम नहीं हुआ था फ्रेंड्स। 1784 में संस्थापक अध्यक्ष विलियम जोन्स की पहल थी। तो एशियाटिक सोसाइटी एशिया में शिक्षा और अनुसंधान का सबसे पुराना केंद्र है। इसकी स्थापना 1784 में इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, तो सर विलियम जोन्स की पहल पे की गई थी, तो इसलिए वो गलत हो गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सन्यासी और फकीर विद्रोह के लक्षण हैं, तो इसका आंसर क्या होगा। इसमें क्या पूछ रहा है फिर, इसमें सही उत्तर पूछ रहा है। तो ये विद्रोह अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और सन्यासियों और फकीरों के एक समूह के बीच झड़पों की श्रृंखला का निर्दिष्ट करता है, और इस विद्रोह का एक कारण तीर्थयात्रियों के मार्ग पर सन्यासियों के अबाध आवागमन पर प्रतिबंध लगाना था,
और 1773 में इस विद्रोह के दौरान वारेन हेस्टी ने एक उद्घोषणा करके सभी सन्यासियों को बंगाल और बिहार से निष्कासित कर दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तीनों सही है। सन्यासी जो विद्रोह हुआ था असहयोग आंदोलन के समकालीन था, तो ये गलत है अपने। सन्यासी विद्रोह वो भी नहीं हुई थी। असहयोग आंदोलन तो 1920 में हुई थी, तो ये कैसे हो सकते हैं। नेक्स्ट है लूट, उद्योग धंधे व खेती की बर्बादी तथा तीर्थ यात्रा पर करारोपण ने शांत सन्यासियों को विरोध करने पर मजबूर कर दिया। हालांकि यह विद्रोह असफल रहा था, फिर भी विद्रोह का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निम्न में से कौन सा एक प्रमुख योगदान नहीं था। तो क्या नहीं था इसमें फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं इसका क्या होगा आंसर। तो इसने भारत में साम्राज्यवाद विरोध संघर्ष की परंपरा की नींव रखी थी, तो ये सही है। इसने भारत की जनता में ब्रिटिश विरोध भावना का प्रसार किया था, तो ये भी सही है। इसने बुद्धिजीवियों को अंग्रेज के खिलाफ लिखते हुए प्रेरित किया था, तो ये सही है। इसने अंग्रेजी हुकूमत को आम जनता के करीब लाया था, तो ये गलत है फ्रेंड्स, तो चौथा गलत था। नेक्स्ट है मुंडा विद्रोह के प्रमुख कारणों में निम्न में से किस एक को शामिल नहीं किया जा सकता है। तो खूटी कटी व्यवस्था की समाप्ति, तो ये तो सही है। साहूकारों द्वारा मुंडाओं का शोषण, ये भी सही है। धर्मांतरण, ये भी सही है। अदालतों का सहयोगी रवैया, तो ये गलत है फ्रेंड्स। मुंडा विद्रोह के प्रमुख कारणों में खुटकटी व्यवस्था की समाप्ति, साहूकारों एवं महाजनों द्वारा मुंडाओं की जमीनों पर कब्जा करना, जमींदारी प्रथा के अंतर्गत बढ़ता हुआ लगान, धर्मांतरण इत्यादि था। इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किए थे और इस विद्रोह को उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि उलगुलान विद्रोह किसके नाम से भी जाने जाते हैं, तो ये मुंडा विद्रोह के नाम से जाने जाते हैं फ्रेंड्स। और यह विद्रोह सन 1899 से 1900 में हुआ था। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन द्वारा जनजातीय जीवन शैली व सामाजिक संरचना एवं सांस्कृतिक में हस्तक्षेप करना मुंडा विद्रोह का मूल कारण था। मुंडा विद्रोह की उपलब्धियों पर विचार करें एवं कूट से सही चुनकर उत्तर दें। तो क्या सही होगा आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, मतलब बी आंसर हो जाएगा। इस विद्रोह के कारण खुटकटी व्यवस्था को मान्यता प्रदान हो गई थी, तो ये सही है। संथाल प्रगना नामक एक नए जिले का निर्माण हुआ था, तो ये मुंडा विद्रोह में नहीं हुआ था फ्रेंड्स। संथाल विद्रोह एक अलग हुआ था जो 1855-56 में हुई थी, तो ये ध्यान रखेंगे। और ये विद्रोह की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया था, तो ये भी सही है। और इस विद्रोह के फलस्वरूप जबरन बेगारी पर प्रतिबंध लागू किया गया था, तो आंसर बी सही होगा। मुंडा विद्रोह की प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार है। पहला क्या है, तो 1908 में छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट पारित हुआ था 1908 में, और इसने खुटकटी के अधिकारों को मान्यता दिलाई थी। इसके बाद जबरन बेगार पर प्रतिबंध लगाया गया। गुमला एवं खुट्टी नामक 2 अनुमंडल बनाए गए। सूदखोरी को प्रतिबंध किया गया एवं भूमि हस्तांतरण पर रोक लगाई गई थी। लोगों में ब्रिटिश विरोधी भावना का प्रसार हुआ था इत्यादि। नेक्स्ट है प्रमुख जनजातीय विद्रोहों एवं नेतृत्वकर्ताओं का कौन सा जोड़ा बेमेल है। तो कोल विद्रोह, बुद्धू भगत, फरारजी विद्रोह, करमसा, तो फरारजी करमसा नहीं है फ्रेंड्स। सामंतवादी विद्रोह, फोंड सावंत, और ढोगडी बाघा विद्रोह, ढोगजी बाघा। तो इसमें आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी पहला। फरारजी विद्रोह करमसांग नहीं किए थे फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। फरारजी आंदोलन बंगाल के फरीदपुर क्षेत्र में हुआ था। यह हाजी शरीयतुल्लाह के विचारों से प्रभावित है, तो ये सही होगा। और इस आंदोलन का उद्देश्य इस्लामी सिद्धांतों के खिलाफ जाने वाले सभी सिद्धांतों और रीति रिवाजों को खत्म करके धर्म को स्वतंत्र बनाना था। यह विद्रोह 1838 से 1857 तक चला। कालांतर में इस संप्रदाय के अनेक समर्थक बहावी आंदोलन में सम्मिलित होकर ढोगजी का विद्रोह मैसूर में हुआ था, तो ध्यान रखिएगा। 1855-56 में संथाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, इसमें सही कथन को चुनना है। संथाल लोग निराशाजनक स्थिति में थे क्योंकि जनजातीय भूमि पट्टे पर दे दी गई थी। संथाल विद्रोहियों के साथ अंग्रेजी अधिकारियों ने बहुत नरमी से व्यवहार किया था, तो ये गलत है।
और संथालों का वासीय क्षेत्र को अंततः संथाल परगना के नाम से जाने लगे वाली अलग प्रशासनिक इकाइयों में संगठित कर दिया गया था, तो वो सही है। और संथाल विद्रोह 19वीं सदी के मध्य में भारत का एकमात्र प्रमुख विद्रोह है, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। संथाल विद्रोह 1855-56 में तो हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 1855-56 में संथाल विद्रोह जमींदारों एवं साहूकारों के शोषण के विरुद्ध था। यह विद्रोह भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र जिसे दामन योकोह कहा जाता है, तो ये भी पूछता है फ्रेंड्स कि दामन योकोह किसे कहा जाता है, तो ये संथालों का परगना था जो भागलपुर से राजमहल के बीच में है। और सिद्धू कान्हू और चांद भैरव, ये जो 4 भाई थे फ्रेंड्स, इसका नेतृत्व किए थे। और 1856 में, कब 1856 में इस आंदोलन को दबाने के बाद अलग से एक संथाल परगना की स्थापना कर दी गई थी। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है। और इसमें सही कथन क्या होगा, तो संथाल विद्रोह 1855 में संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था, तो ये सही है। यह एक साम्राज्यवाद विरोधी विद्रोह था, तो ये भी सही है। इस विद्रोह के प्रमुख नेता सिद्धू और कान्हू थे, तो ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, हमारे जो मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी का घटना चक्र भी हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा फ्रेंड्स, तो वहाँ जाके चेकआउट कर लेंगे। और बहुत सारे टेस्ट भी हो रहे हैं कंटिन्यू फ्रेंड्स, तो करंट टेस्ट भी आप जाके देंगे, ठीक है। और यहाँ पे सूची मिलान करना है। 38 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे थे फ्रेंड्स, कितनी क्वेश्चन देख रहे थे, 36 नंबर क्वेश्चन देख रहे थे। तो संथाल विद्रोह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कथन, इसमें से कौन सा कथन है, क्या कथन है फ्रेंड्स, तो इसका सही कथन ही पूछ रहा है। तो संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, तो ये सही है। संथाल विद्रोह का एक प्रमुख कारण संथालों के क्षेत्र में भूमि की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू करना था, तो ये भी सही है। यह विद्रोह जमींदारों, साहूकारों एवं साम्राज्यवादियों के विरोध किया गया था, तो ये भी सही है फ्रेंड्स। इस विद्रोह को संथाल हुल के नाम से जाना जाता है, तो ये भी सही है। और संथाल विद्रोह का एक प्रमुख कारण संथालों की भूमि का गैर आदिवासियों को स्थानांतरण करना था, तो ये भी सही है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह की उपलब्धियों के बारे में निम्न कथन पर विचार करें और सत्य कथन को चुनना है। तो इस विद्रोह ने आदिवासियों को जागरूक करने का कार्य किया है, तो ये सही है। और संथालों के लिए पृथक संथाल परगना बनाकर शांति स्थापित की गई थी, तो ये भी सही है। संथाल विद्रोह के बाद इस क्षेत्र को निषेध क्षेत्र घोषित कर दिया गया था, तो ये भी सही है। चार्ल्स वुड के नेतृत्व में एक नया पुलिस कानून बनाया गया था, तो ये गलत है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा ए। 1, 2 और 3 सही है। नहीं, चार्ल्स जूले के नेतृत्व में नया पुलिस कानून पारित किया गया था और आगे चलकर संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट पारित हुई थी, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सूची मिलान करना है फ्रेंड्स। सूची 1 दिया गया है विद्रोह और नेतृत्वकर्ता, तो भील विद्रोह किसने किया था फ्रेंड्स, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। भील विद्रोह सेवरमन। खांसी विद्रोह राजा तीरथ सिंह। ऐसे खांसी विद्रोह बार बार पूछता है फ्रेंड्स, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि तिली तिली खांसी, मतलब बिहार के लैंग्वेज में बार बार खांसी आना, तो खांसी विद्रोह तीरथ सिंह। चेर विद्रोह भूषण सिंह और नागा विद्रोह रानी गैंडुल, ठीक है। नेक्स्ट है सूची मिलान करना है विद्रोह और नेतृत्वकर्ता है। तो खोंड विद्रोह, रामोशी विद्रोह। खोंड विद्रोह कौन किए थे फ्रेंड्स, तो चक्र बिसोई, ये अपने ध्यान रखेंगे। और रामोशी विद्रोह कौन किए थे, तो रामोशी विद्रोह चित्तर सिंह किए थे। देख लेते हैं, खोंड विद्रोह चक्र बिसोई, रामोशी विद्रोह चित्तर सिंह, पागलपंथी टीपू और कुका विद्रोह भगत जवाहरमल। पागलपंथी टीपू भी हैं फ्रेंड्स, और तो ध्यान रखिएगा। और करम शाह भी इसमें नाम आएगा, तो अगर पागलपंथी करम शाह भी आए तो भी देख लीजिएगा, करम शाह का बेटा ही टीपू है, तो उनके बारे में भी ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ए, नहीं आंसर इसका है बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन को चुनना है। और खांसी विद्रोह का नेतृत्व राजा तीरथ सिंह ने किया था, तो अभी हमने जस्ट देखा, तो ये सही है। पागलपंथी एक धार्मिक संप्रदाय था जिसकी स्थापना करम शाह ने किया था, तो अभी जस्ट हमने बताया फ्रेंड्स।
तो ये भी सही है। और फरारजी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म में सुधार करना था, तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करना है। बघेरा विद्रोह ओखा मंडल के बघेरों द्वारा बड़ौदा के गायकवाड़ के विरोध में किया गया था। और यहाँ पे पूछ रहा दूसरा, गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र में गडकरी जाति के विस्थापित सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध किया था, तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है रामोसी विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सत कथन को चुनना है। तो रामोसी पश्चिमी घाट में रहने वाली एक लड़ाकू जाति थे, तो ये गलत है। इन लोगों ने अपने सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में 1822 में अंग्रेज के विरोध विद्रोह किया था, तो ये सही है। विद्रोह के दौरान इन लोगों ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों में लूटपाट को अंजाम दिया था, तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा बी। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट के रहने वाले एक आदिम जनजाति थे, न कि डाक लड़ाकू थे, तो ये ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है गडकरी विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनना है। तो इसमें असत्य क्या होगा? तो गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था, तो ये सही है। गडकरी लोग मराठों के किलों में कार्यरत वंशानुगत सैनिक थे, तो ये भी सही है। इस विद्रोह का नेतृत्व सामंत गडकरी ने किया था, तो ये गलत है फ्रेंड्स। और गडकरियों ने समनगढ़ एवं भूदरगढ़ के किले को जीत लिया था, तो ये सही है। आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि असत्य पूछ रहा था। गडकरी विद्रोह का नेतृत्व दाजी कृष्णा पंडित ने किए थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, और ये गडकरी विद्रोह 1844 में हुआ था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इनमें से असत्य कथन की पहचान करना है। बघेरा विद्रोह पश्चिमी भारत में हुआ था। पश्चिम घाट में रहने वाले रामोसी जनजाति के लोग ने सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किए थे। और गडकरी विद्रोह का नेता घोंडजी बाघा थे और सामंतवादी विद्रोह के नेता घोंडजी बाघा थे। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सामंती विद्रोह का नेतृत्व मराठा सरदार फोंड सामंत ने किए थे। ठीक है, तो गलत हो गया, बाकी सही था। नेक्स्ट है किट्टूर विद्रोह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें सत कथन को चुनना है। तो वर्तमान कर्नाटक राज्यों के अंतर्गत किट्टूर नामक एक छोटा सा राज्य हुआ करता था, तो ये सही है। किट्टूर रियासत की शासन रानी चेमना ने की थी, तो ये भी सही है। चेमना के पति एवं बेटे की मृत्यु के बाद राज्य की हड़प नीति के तहत किट्टूर को अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया था, तो ये भी सही है। और किट्टूर को हड़पने के बाद वहां की रानी चेमना ने 1824 में विद्रोह कर दिया था, तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है दीवान वेलुथम्पी विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सत कथन को चुनना है। तो वेलुथम्पी श्रावणकोर के रियासत के दीवान थे, तो ये सही है। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध सहायक संधि विवाद को लेकर विद्रोह किया था, तो ये भी सही है। और इस विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों को एक बड़ी सैनिक टुकड़ी का सहयोग लेना पड़ा था, तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है पालीगारों का विद्रोह वर्तमान में भारत के किस राज्य में हुआ था फ्रेंड्स? तो आंसर हो जाएगा बी, तमिलनाडु में। पालीगारों का विद्रोह वर्तमान में तमिलनाडु राज्य में हुआ था और यह युद्ध भारत के पूर्व तिरुनेवेली साम्राज्य के पालीगढ़ से एवं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बलों के बीच में 1799 से 1801 में हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर पी कट्टावामनन ने किया था। यह विद्रोह ब्रिटिश भूमिकर व्यवस्था के विरोध में किया गया था। नेक्स्ट है 1844 ईस्वी में सूरत में नमक आंदोलन के होने का निम्न में से 1844 में सूरत में नमक आंदोलन होने का निम्न में से कौन सा सही कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नमक कर में वृद्धि करने के कारण। तो नेक्स्ट है पाइका विद्रोह से निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो पाइका ओडिशा के परंपरागत पैदल सेना थे, तो ये सही है। इस विद्रोह में पाइकों का नेतृत्व जगबंधु ने किए थे, तो ये भी सही है। और पाइका अपनी सैन्य सेवाओं के बदले नगद वेतन प्राप्त करते थे, तो ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी।
पाइका अपनी सैन्य सेवाओं के लिए लगान मुक्त जमीन प्राप्त करते थे, न कि नगद किए थे, और तथा वंशानुगत आधार पर इस कार्य को करते थे। अंग्रेजी कंपनी द्वारा 1803 में उड़ीसा पर विजय प्राप्त की गई थी और खुर्दा के राजा को सिंहासन से हटाने के कारण पाइकों के सम्मान एवं शक्ति को बेहद कमी आई थी। नेक्स्ट है, रंपा विद्रोह के संबंध में निम्न कथनों पर में से असत्य कथन कौन सी है, तो इसका देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि असत्य कथन बोल रहा है और इसमें सभी रंपा विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य कथन है, और इसका आंसर होता है उपरोक्त में से सभी असत्य कथन है। तो इसमें सभी सही देख लेते हैं क्या क्या है। तो उपयुक्त में सभी कथन सत्य है फ्रेंड्स, असत्य कोई नहीं है। तो इसको पढ़ लेते हैं। ब्रिटिश सरकार के अत्याचार के खिलाफ आदिवासियों को संगठित करने के लिए सीताराम राजू ने मान्याम क्षेत्र का व्यापक दौरा किया था। उन्होंने क्षेत्र के आदिवासियों को दमनकारी मद्रास वन अधिनियम के खिलाफ लड़ने को तैयार किया था। सीताराम राजू को विद्रोह के दौरान एहसास हुआ कि भारी हथियारों से लैस ब्रिटिश सेना का मुकाबला नहीं किया जा सकता, अतः उन्होंने पुलिस से ब्रिटिश हथियार छीनने के लिए 22 अगस्त 1922 को विशाखापट्टनम एजेंसी क्षेत्र में चिंतापल्ली पुलिस स्टेशन पे हमला किया था। तो ये से सही है। ब्रिटिश सरकार द्वारा सीताराम राजू को पकड़कर 7 मई 1924 को शहीद कर दिया गया था। और सीताराम राजू एक दुर्जय गुरिल्ला रणनीतिकार थे, तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, खोन विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत कथन को चुनना है। तो खोन विद्रोह का प्रमुख कारण मानव बलि, बिल्कुल मानव बलि को प्रतिबंधित करना था, तो ये सही है फ्रेंड्स। और खोन विद्रोह का नेतृत्व चक्र विसोई ने किया था, तो ये ध्यान रखेंगे। चक्र से मुंडी काट दिया जाता था मानव को और मानव बलि होती थी। और कहाँ पे होता था फ्रेंड्स? ये उड़ीसा के क्षेत्र में होता था, तो ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही है। खोन विद्रोह मध्य भारत की एक जनजाति थी और इसने मानव बलि को अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंध करने के कारण एक नए कर लगाने के कारण अंग्रेज शासन ने के विरुद्ध 1837 से 1856 तक विद्रोह किया था। इस विद्रोह का नेता चक्र विसोई थे। बाद में राधा कृष्ण डंडे सेना के नेतृत्व में सवारा एवं अन्य जनजातियों भी इस विद्रोह में शामिल हो गई थी। नेक्स्ट है, जियात रंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो नागालैंड में। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता के लिए रानी गैंडिलन्यू नागालैंड में क्रांतिकारी आंदोलन चलाया था, जिसने जियातरंग आंदोलन कहा जाता है। रानी गैंडिलन्यू ने अपने नागा साथियों के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किए थे। 1932 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और 14 वर्ष से जेल में व्यतीत करना पड़े थे। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें नागाओं की रानी कहकर पुकारा था और 1982 में 1982 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत के जनजातीय विद्रोह एवं संबंधित प्रमुख क्षेत्र का कौन सा जोड़ा बेमेल है? बेमेल पूछ रहा है। तो पाइका विद्रोह उड़ीसा में, तो ये सही है फ्रेंड्स। कोया विद्रोह आंध्र प्रदेश में, तो ये भी सही है। दीवान बेलुथम्पी विद्रोह मैसूर में, तो ये भी सही। और पालीगारों का विद्रोह महाराष्ट्र में, तो ये गलत है फ्रेंड्स। पालीगारों का विद्रोह कहाँ हुआ है फ्रेंड्स? तो पालीगारों का विद्रोह तमिलनाडु में हुआ था, न कि महाराष्ट्र में, तो ये डी गलत हो गया। डी गलत ही पूछ रहा था। बघेरा विद्रोह गुजरात में, रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट, किट्टूर विद्रोह कर्नाटक, गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र और फराजी विद्रोह बंगाल में हुआ था, तो ध्यान रखेंगे ये भी। ठीक है फ्रेंड्स, डे 1 में इतने सारे वीडियो डे 1 में कंप्लीट हो चुका है और डे 2 भी हमारा अपलोड हो चुका है। इसी तरीके से हिस्ट्री का डे 19 तक चलेगा, 19 तक चलेगा, डे 1 से डे 19 तक, तो सारे मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। ठीक है, और फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं, मैं उसका सुधार कर सकती हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।